देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, अजब कहानियाँ हैं और गजबी कहानियाँ हैं इस मुल्क के अंदर कि एक तरफ गिरफ्तार शख्स की भी दोबारा गिरफ्तारी होती है। आज 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल पहुंच चुकी है। एक तरफ ये कि गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही है, जेल में मौजूद होते हुए गिरफ्तार होने के बावजूद भी गिरफ्तारियां होती हैं, और दूसरी जानिब ये है कि कितने कितने अरबों खरबों रुपए के जो लोग जिन्होंने पैसा गबन किया, हड़प किया, खाया पिया, लूटा खसूटा इस मुल्क को, वो मुल्क से बाहर हैं। ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जानिब अगर देखें इसी किस्से में तो 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी से नैब ने 11 सवालों के जवाब मांग लिए हैं, वो भी उनको दे दिए गए हैं। जहाँ पे बात हो रही है केसेस के हवाले से ही, तो ना सिर्फ पीटीआई और इमरान खान साहब और उनके ऊपर ये सारे मामला हैं, बल्कि उनके ज़माने के जो भी दीगर लोग हैं जो साथी रवाबित रहे करीबी, उनके ऊपर भी इसी तरह की एहतसाबात का सिलसिला जारी है, जिसमें तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स की बात करें तो उस केस में मोनिस इलाही इश्तिहारी करार हुए हुए हैं, और दीगर लोगों के ऊपर भी जो है इस वक्त सख्तियाँ और मुश्किलात हैं। तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, अब कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं है। तीर और तीर के वार जो हैं वो सीधे सीधे मुस्लिम लीग नून की तरफ किए जा रहे हैं, और बार बार बताया जा रहा है कि सिलेक्टेड अब नहीं होगा कोई भी। यानी कि अब कौन सिलेक्शन कर रहा है, फिर यही सवाल है। बीच में तो बिलावल साहब यही थे जो कहते थे कि न्यूट्रल हो गई है एस्टैब्लिशमेंट, और जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स हो गए हैं। तो अब उनको कैसे ये अंदाज़ा हो रहा है कि फिर दोबारा से सिलेक्शन हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ भी बनता है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कल कोयटा का दौरा कर रहे हैं, और आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में भी जो है उनकी भी तेज़ी हो गई है एक्टिविटीज़ की। कल कराची में 2 दिन से कराची में एमक्यूएम के वफ्द के साथ जी मुस्लिम लीग नून का वफ्द आया हुआ था और मुलाकातें कर रहा था। ऐसी सारी सूरत हाल पर जो थोड़े से आइनी और तकनीकी मामलात हैं उसके ऊपर बात करूँगी। मेरे साथ सीनियर सीजनड जो है सियासतदान और कानूनदान, माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुल्क के अंदर ये कौन सी सियासत हो रही है, और ये कौन सी ना सिर्फ सियासत बल्कि अगर कहा जाए कि आइनी और कानूनी तौर पर जो पहलुआत हैं वो कैसे चल रहे हैं, सब पे बात करूंगी। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सर, सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, और ख़ास तौर पे खान साहब की भी बात करें अगर, तो नैब टीम आज उनकी गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। 190 मिलियन पाउंड केस में ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, दोबारा गिरफ्तारी के लिए भी पहुंच गए। कई हम देखते हैं कि अरबों खरबों के जो चोरी के किए हुए जो लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं। एकदम से पहिया पाकिस्तान में हर दफ़ा घूमता है और पाकिस्तानी सियासत का रुख बदल देता है, जिसमें जो बाहर होता है वो अंदर चला जाता है, जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। क्या वाकई पाकिस्तान में कोई एहतसाब की, कोई जिसको कहते हैं कानून की, कोई आइन की पासदारी बची है? इस वक्त तो पाकिस्तान बिल्कुल सरजमीन बेआइन है। 2 असेंबलियां तो 90 दिन गुजार के अब गालिबन 150 दिन ऊपर कर गए 90 दिनों से, और वो अभी तक चल रही हैं। और अब एक उनमें से फौत हो गया निगरान वजीर आला, तो उसको उसकी जगह एक और को अपॉइंट कर दिया है। किस कानून के तहत किया है, किस आइन के तहत किया है, किस शिक के तहत किया है, ये किसी को खबर नहीं, ना ही कोई ऐसी शिक है। तो फिर दूसरा देखें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कराए। वो सदर को मिलने नहीं जाते जब तक सुप्रीम कोर्ट हुक्म नहीं देता उनको। वो सदर के बुलावे पे इलेक्शन के सिलसिले में नहीं जाते। इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है सिवाय ये कि इलेक्शन कराए, और सदर का चीफ ऑफ द हेड ऑफ द फेडरेशन है, वफाक का सरबराह है, उसका मुस्तकिल एक ओहदा है 5 साल के लिए। उसमें अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही कहे कि मैं नहीं मिलता उसको जाके आपको,
और उनका ये ड्यूटी है सदर की आइन के तहत और कानून इलेक्शन एक्ट के तहत कि वो तारीख को के बारे में मशवरा करें, ना नहीं तो बहरहाल वो खुद तारीख इलेक्शन की दे दें और खुद नामजद कर दें उस तारीख को। तो वो उनका बड़ा सिलसिला है इलेक्शन के साथ, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मिलना नहीं चाहता। फिर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि जी आपने 14 मई को इलेक्शन कराने हैं, कोई इलेक्शन कराने की तरफ कोई एक कदम भी नहीं लेता। इस वक्त भी जो निगरान वजीर आला है जिसने इलेक्शन कराने हैं वो कभी जद्दा गया होता है, कभी चीन गए होते हैं, कभी फ्रांस, कभी बरतानिया, कभी अमेरिका। वो अपने दौरों पे फिर रहे हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है कि इलेक्शन कैसे होने हैं, क्या होने हैं। तो ये सारा ही मामला जो है सिलसिला ये बेआईन हो गया है, ये सरजमीन बेआईन है। सर ये बिल्कुल बेआईन हो गए, लेकिन कि आइन की रिट कौन कायम कराएगा? एहतसाब और जो कानून है उसकी रिट कौन कायम कराएगा यहाँ पे? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे आने वाली जो नस्लें हैं और जो लोग सियासत में आना चाहते हैं, जो नौजवान नस्ल है, जो लोग आ रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? यहाँ पे सियासत सिर्फ जागीरों की, वडेरों की और उन तमाम लोगों की जो ख़ास एक तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हीं की मीरास बन के रह गई है। क्योंकि देखिए ना कि जिसके पास पावर है, पैसा है, वो रिलीव ले लेता है, जिसके पास पावर पैसा नहीं है वो धक्के खा रहा है। इसी तरह से हो रहा है मुल्क में। तो इसमें बात यह है कि बुनियादी तौर पे पहले जो आपने बात की कि क्या इस तरह होता रहेगा और किसकी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में कानून को नाफिज करवाए। जिम्मेदारी तो हर किसी की है, हर कोई अपना अपना आईनी किरदार अदा करता रहे तो किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक दफ़ा आप अपना आईनी किरदार तस्लीम ना करें और आइन की पाबंदी अपने ऊपर आप ना समझें कि वो नाफिज होती है, तो फिर वो कोई भी नहीं है जो सीधा कर सकता है आपको। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि अदालतों को आपने बेवकार और बेतौकीर करना है कि अदालत रिहा करती है, बंदा जेल से बाहर पहला कदम रखता है तो उसको उठा के फिर ले जाते हैं, फिर अदालत रिहा करती है तो फिर ले जाते हैं, फिर अदालत रिहा करती है। गर्ज ये कि ये सिलसिला जारिया है जो चलता रहता है। अब ये तो किसी ने नहीं इजाज़त दी कि अदलिया की इस तरह बेतौकीरी की जाए, सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला नहीं मानते। अब इसी तरह आज देखें उसने कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि इमरान खान को मेरे सामने पेश करो, तो कहते हैं कि जी हम नहीं पेश कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो कहते हैं हम नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हमें सिक्योरिटी का खतरा है। भाई अगर सिक्योरिटी का खतरा आपको गवर्नमेंट एक बंदे को पेश नहीं कर सकती, अडियाला जेल से रेड जोन पे नहीं ला सकती, उसके पास फौज भी है, उसके पास रेंजर भी है, उसके पास पुलिस भी है, वो एक बंदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, हिफाजत नहीं कर सकती, तो 24 करोड़ बंदों की क्या हिफाजत करेगी ये रियासत और ये फौज और ये रेंजर्स और ये पुलिस? ये किस लिए हमने रखे हुए हैं? इनको कितनी तनख्वाहें दी जाती हैं? कितना कोई 18 बिलियन डॉलर तो इन पे खर्च होते हैं सालाना, और वो कहते हैं कि जी हम एक बंदे को ले जा नहीं सकते अडियाला जेल से, उसकी हिफाजत हम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट तक या वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदालत तक। तो ये तो बिल्कुल बेआईन हो गया है। अगर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं सुननी, आपने लोगों को उठा लेना है और वो अगवा बराए बयान, बराए तावान नहीं, अगवा बराए बयान हो रहे हैं। जिस तरह आज बड़ी अच्छी तकरीर में शायद शाहीन ने कहा अगवा बराए बयान। अब वो बयान उनसे लेके वो बंदा जाता है, उठाया जाता है, 2-4 हफ्ते में वो वापस आता है, उसका बयानिया ही बदला हुआ है, उसकी वफादारी ही बदली हुई है, और वो किसी और एक जमात से किसी और जमात में चला जाता है।
और ये सारी ये आइन तो पता ही नहीं किधर गया, किसी ने पढ़ा ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं कि आइन की भी कोई मजबूरी हो सकती है। सही। अच्छा, और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी एहतसास साहब, ये अब इलेक्शंस के ऑफ कोर्स तैयारियाँ हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सवाल अब भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मामला है जो हर कोई बात कर रहा है। पीटीआई कहती है कि भला होगा नहीं होगा, उनको एक अलग मुश्किलात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि हम सबके सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जदाई साहब कह रहे हैं इलेक्शन से पहले नताइज के बारे में नहीं बता सकते, और फिर सिलेक्शन की फिर से गूंज सुनाई दे रही है। तो पीपल्स पार्टी के लिए तो लोग यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अब किस बात के लिए चीख रही है, जो कुछ हुआ उसमें पूरी पूरी हिस्सेदार और शामिल जुर्म है, शरीक जुर्म है। तो क्या ये अब जो सज़ा मिलेगी पीपल्स पार्टी को, जो वो एक्सपेक्ट करी है, जो वो सोच रही है, वो इसी वजह से होगी कि उन्होंने जिस तरह से क्योंकि कहा तो यही जाता है कि जी वो एक अनलॉफुल मूव है और ये सारी चीज़ें जो होती रही और जो पीडीएम की हुकूमत बनी उसका साथ दिया, तो वो इस वजह से अब वो खुद भी उसको फेस करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीखें मार रहे हैं। देखिए, चीखें तो नहीं मार रहे, पर ये इसमें अदम एतमाद तो का तो इजहार करना बड़ा लाजिम है ना। तो नजर आ रहा है, ये तो नजर आ रहा है कि सिलेक्ट होना नहीं, ये सिलेक्ट हो चुका है। एक साहब है जो सिलेक्ट हो चुका है, उनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो जब वो मुजरिम होते हैं और मफरूर होते हैं, दोनों चीजें, मुजरिम होते हैं और मफरूर होते हैं, तो वहां से चलते हैं, जब जहाज पे बैठते हैं लंदन से, तो हमारा जो सफीर है, पाकिस्तान का नुमाइंदा जो है, हाई कमिश्नर, वो उनको वहां से खुदा हाफिज कहता है। रास्ते में उनको प्रोटोकॉल सारा मिलता है वजीर आजम का। फिर यहाँ आते हैं तो एक मफरूर मुजरिम है, उसके लिए उसको बायोमेट्रिक्स उसके करने के लिए हाई कोर्ट जिसने मुजरिमों को, मफरूर मुजरिमों को गिरफ्तार करना हो, वो अपने अमला सारा भेज के उनकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वो कराते हैं सारी बायोमेट्रिक। फिर वो लाहौर पहुंचते हैं तो डीआईजी आईजी उनको सल्यूट कर रहे होते हैं और उनको बड़े ही शान और शौकत से ले जाते हैं और हेलीकॉप्टर पे बिठा के सीधा ले जाते हैं जलसे पे। वो एक जलसे से भी खिताब करते हैं। अब उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल रहे हैं, उनकी पार्टी में हर एक जा रहा है। उनको एमक्यूएम तक डिलीवर किया। एमक्यूएम डिलीवरेबल है, एमक्यूएम खुद फैसले नहीं करती है, एमक्यूएम को डिलीवर किया। जो कहते थे मियां नवाज शरीफ, जिनके बारे में कहते थे अनदेखे हाथ और खलाई मखलूक, वो खलाई मखलूक उनको डिलीवर कर रही है, एमक्यूएम पकड़ा रही है, उनके हाथ में हाथ दे रही है। अब ये इसमें कोई मेरी जहन में शक नहीं है। बिलावल साहब जरा मोहतात हो रहे हैं, मैं तो मेरे जहन में तो कोई शक नहीं कि सिलेक्ट होना नहीं, सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, हाँ सही। आपको मतलब इस बात की यकीन हो चुका है कि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उससे नजर आ रहा है, यानी कि नविश्ते दीवार पर आया है। जी बिल्कुल, उनको मतलब है जो जिसको जेल में होना चाहिए था वो बाहर जलसे करता फिर रहा है, और जो जिसको जलसे करने की इजाजत होनी चाहिए वो जेल में बैठा है। एतजाज साहब, आपको सर ये नहीं लगता कि जो लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी चूंकि साथ दिया तो इस वजह से अब जो हो रहा है वो गैर जमहूरी या उसको गैर आईनी अगर कह रहे हैं लोग, तो डेफिनेटली वो उसका खुमियाजा है वो भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया पिछले 16 महीने। पीपल्स पार्टी जिम्मेदार तो है उसकी, पर इतनी उस कदर नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास जो वजारतें थी उनका कोई ताल्लुक नहीं था गिरफ्तारियों से, लॉ एंड ऑर्डर से। नहीं, लेकिन सर खामोश भी तो रहे ना, खामोश रहे, जो होता रहा उसके ऊपर बात नहीं की। वरना सबसे ज्यादा तो जमहूरियत की बात करने की जो
अगर कोई पार्टी थी जो वाकई ट्रू डेमोक्रेसी पे बिलीव रखती थी और उसके हवाले से बात करती थी, वो उस तरह से बड़ी वेलकमिंग और फोर्थकमिंग नहीं नजर आई जब ये सब कुछ हुआ। हाँ, लोग मायूस हुए इससे। लोग हमारे भी कुछ मायूस हुए और चाहते थे कि जो पार्टी है ये इस पीडीएम की गवर्नमेंट में ना आए। खासकर नून लीग के साथ बैठना कोई मतलब है, सारा कुछ भूल जाना और बैठ जाना, इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। पर वो जो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और इनका किरदार था जो इसमें रहा है, और आजम नज़ीर तारड़ का वो किरदार, असल वो किरदार है जिन्होंने एक रवायत डाल दी और बड़ी अजब और गलत रवायत। वो ये उनके वक्त पर डाली गई है कि आप बंदे को अदालत रिहा करती है और वो आप उसको फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर रिहा करती है, फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। ये रवायत भी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, ये दो कलीदी वज़रा थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इनके दौर में ये पड़ी है। ये नई रवायत ही शुरू हो गई। दूसरा ये कि आप अदालत को भी जो गालियाँ इन्होंने दी है, सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ दी अदालत के उसके पार्लियामेंट के फ्लोर पे, क्या कुछ नहीं इन्होंने कहा। और ये भी रवायत है कि इन्होंने डाल दी है कि आप अदालत को जो जितना बेतौकीर कर रहे उतना ही आपकी कोई टौर बनती है, आपकी कोई बड़ी इज्जत बनती है। तो आप ये इन्होंने किया है और इनसे अब सारी कौम नफरत कर रही है शरीफ खानदान से। और जो इन्होंने ख्वातीन के साथ किया है, ख्वातीन को पकड़ के जिसका इन्होंने ये मई 9 मई के एक तो वाकया हो गया ना, वो तो मजमूम उसकी मजम्मत करेंगे सब कि हमला किया कोर कमांडर के घर पे, और वो इन्होंने उसके बाद उसको जिना हाउस कहना शुरू कर दिया। पर कोर कमांडर हाउस में भी हमला नहीं होना चाहिए इस तरह का। इन्होंने किया है, किसी और ने किया है, ये भी अभी पता नहीं। इसमें भी द जूरी इज आउट और आईजी कलीदी शख्स है जिसको पता होगा। पर जो इन्होंने ख्वातीन के साथ किया सलूक, जिनको पकड़ा और गिरफ्तार किया, और उनके साथ भी कि वो शीरीन मज़ारी 6 मरतबा रिहा होती है, 7 मरतबा गिरफ्तार होती है, ये भी कोई बिल्कुल नई बात। ये कोई और नहीं सोच सकता स्वाय ये इस किस्म के जहन जो है, जो बड़े तजर्बाकार जहन, वो ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह, मैं इन दो को समझता हूँ। ये सब मंसूबा इस किस्म का, इस तरह के किरदार को पस्त करने का पॉलिटिकल कार्डर्स का और ख्वातीन पॉलिटिकल कार्डर्स का, वो ये दो असादी कर सकते। जी, ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब आपका, सीनियर रहनुमा सीसी के मेंबर भी हैं पीपल्स पार्टी के और सीनियर कानूनदान भी, उनसे रहनुमाई ले रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि जी मौजूद सूरत पे बात करें, और अब बढ़ूंगी आगे और आगे जाके बात करूंगी जी 2 सीनियर एंकर पर्सन से, अपना प्रोग्राम भी करते हैं निजी टीवी चैनल्स पर, उनसे भी बात करते हैं और उनकी राय भी जानते हैं कि जी वो किस तरह से सारी सिचुएशन को इन दिनों देख रहे हैं, ख़ासतौर पे इलेक्शंस का मामला हो या फिर केसेस का मामला। जैसे कि आज मैंने कहा, बहुत ही अचंभे की बात है कि एक शख्स गिरफ्तार हो, जेल में हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी के लिए जेल पहुंच जाए नैब की टीम, और साथ ही दूसरी तरफ जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन ज़्यादा लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं एज यूजुअल। ये बहुत बड़े सवालात हैं जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पूछता है, और फिर पाकिस्तान में वो बढ़ती यूथ ख़ास तौर पे, जो कि इस वक्त 68% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो ये सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या चोरी करना जायज़ है पाकिस्तान में? क्या चोरी करने वाले की कोई सज़ा नहीं, उसका कोई एहतसाब नहीं है, सिर्फ पावर
और पैसे का मामला है। जिसके पास पावर होगी, जिसके पास इख्तियारात होंगे और पैसा होगा, वो दंदनाता फिरेगा, वो वापस से इख्तिदार में भी आएगा, और जो इस सबसे बाहर होगा उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इस सब पे भी बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद है मसूद रजा साहब हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। फरिया इदरीस साहबा ने भी मुझे ज्वाइन किया। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप दोनों की तरफ आऊंगी। मसूद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मसूद, ये बताइएगा, जैसे हम सिचुएशन देख रहे हैं इलेक्शंस की तैयारियों की भी एक तरफ, दूसरी तरफ हम केसेस और गिरफ्तारियों की सख्तियां भी देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या ऐसी सूरत हाल में सारी सियासी जमातों को इक्वल एंड ऑपोजिट अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है आपको? ये तो हम सभी बात कर रहे हैं, और आपका रिजा जो अभी पूरा आपने जो एक तनकीद बांधी उसमें भी ये वाजे है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो उस वक्त होगी ना जहाँ कोई सियासी जमात ये ना कह रही हो कि उसे मौका नहीं मिल रहा। तो इधर तो तकरीबन पीपल्स पार्टी भी कह रही है, एमकेएम भी कह रही है, तहरीक इंसाफ का तो हाल हमारे सामने मौजूद है। तो ये जो इलेक्शन है, मैं तो कन्विंस हूँ इस बात पर कि ये तो रस्म इलेक्शन अदा होगी। इलेक्शन तो नहीं होगा, एक रस्म के तौर पर आप इसको अदा कर लीजिए और एक वजीर आजम ले आइए। वैसे तो काकड़ साहब भी वही काम कर रहे हैं। अगर मियाँ साहब ने काकड़ साहब की जगह पर आके काम करना है तो असल में जवाब तो मियाँ साहब को देना है, अपने आप को देना है, अपनी सियासत को देना है। 40 साल जो उन्होंने सियासत की, उसके बाद वो एक लीडर बनना चाहते थे या वो सिर्फ वजीर आजम बनना चाहते थे, तारीख में उनको कैसे याद रखा जाएगा, ये जवाब वो मियाँ साहब को चाहिए। कौम जो कुछ देख रही है, कौम तो बेबसी के आलम में देख रही है। हर इलेक्शन रिग्ड होता रहा। इस दफा अब ये 2023 है, ये दुनिया बदली हुई दुनिया है, इसमें आप चीजों को छुपा नहीं सकते। अब सेंसरशिप उस तरह की नहीं हो सकती जैसे माजी में हो जाया करती थी, करना भी चाहे तो नहीं हो सकती। तो अब खुली हुई चीजें हैं, सबके सामने मौजूद है। तो मेरे ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेट है ये सब कुछ, और ये तासुर खत्म होना चाहिए कि इलेक्शन का जो भी नतीजा होगा वो पहले से तय शुदा है। राइट, यही एतजाज साहब अभी बात कर रहे थे। मैं मिस फरिया इदरीस साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सवाल आपसे भी वही है मेरा, और राडोमाई कीजिए इस पे कि क्या हो रहा है पावर कॉरिडोर में। आप तो वहाँ बैठी हुई हैं, और एतजाज साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मसूद साहब जिस तरह से कह रहे हैं, क्या ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है? सब लोग इस बात पे बड़े कन्विंस नजर आ रहे हैं कि इलेक्शंस तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बाकी सारी चीजें वही तयशुदा नजर आ रही हैं। जैसे पहले माजी में एलिगेशंस लगते रहे, उसी किस्म के एलिगेशंस इस वक्त नजर आ रहे हैं जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। फिर पीटीआई को स्पेस नहीं मिल रही है। तो फिर इन इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी कितनी % होगी, और क्या होगी भी या नहीं? थैंक यू सो मच बेटा आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आप ठीक कह रही हैं कि इस वक्त एक तासुर ये बन चुका है कि तमाम की तमाम जो हवाएं हैं वो पीएमएलएन की रुख किए हुए हैं। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। एक तो खुद पीएमएलएन ने ये बात बारहा हमें बताई कि नेक्स्ट गवर्नमेंट उनकी आ रही है। वो वार्न करते रहे आउटगोइंग गवर्नमंट को कि अब उनकी बारी है, उनको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। फिर वो जो प्रेडिक्ट करते रहे। आप देखिए कि जिस जलसे में मरीम नवाज ने जो बात प्रेडिक्ट की वो मनोआन वैसे की वैसी ही हुई। जैसे उन्होंने कहा कि पर्दे बराबर होंगे, पहले मियाँ साहब आएंगे, फिर इलेक्शन होंगे, मियाँ साहब आएंगे, जेल नहीं जाएंगे, और किस तरीके से मामलात आगे चलेंगे। तो वो वी मस्ट गिव हर क्रेडिट कि वो हमें वैसे वैसे बताती गई और हमने वैसे ही होते देखा। जब ये सब मामलात हुए, खासतौर पर आपने कहा भी आपने सरदार एहसन साहब को लिया था, उन समय से काफ़ी और कानूनदान थे जिनका ख्याल ये था कि बड़ा मुश्किल होगा कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आए तो उनको बगैर जेल जाए बेल मिल जाए, मगर हमने ये भी होते हुए देखा। इस वजह से ये तासुर तकवीत पकड़ गया कि वाकई नेक्स्ट गवर्नमेंट पीएमएलएन की है, और मोस्ट प्रोबेबली नवाज शरीफ ही उस प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगरचे इस बारे में अभी बहुत सारे अभी कुछ लकूनस मौजूद हैं जहाँ तक मैंने कानूनदानों से बात की है, क्योंकि किस हद तक वो डिस्क्वालीफाई हैं, कितने अर्से तक के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मगर बहरहाल ये नजर आ रहा है कि पीएमएलएन अब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने जा रही है। जिस तरीके से एमकेएम से उनका इल्हाक हुआ है, जिस तरीके से वो बाप पार्टी को कोशिश करे हैं साथ मिलाने की, बल्कि उससे बहुत पहले उनकी आपस में मुलाकातें होती रही हैं। तो वो तमाम पार्टी जो कि समझा जाता है कि हवाओं को रुख देखकर डिसीजन लेती हैं, चाहे आप साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स देखें, दीगर लोग देखें,
वो सब अब PMLN का रुख किए हुए हैं। तो ये बात तो तय हो चुकी है कि नेक्स्ट एटलीस्ट एट द मोमेंट फेवरेट PMLN है। अब PMLN को इसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये बात हमें इलेक्शन के थ्रू पता चल जाएगी कि अगर आपने एक किस्म की हवा बना दी है जहाँ पर आपका प्रीवियस बयानिया जो कि आपने खुद ही बनाया था, जहाँ पर आप कहते थे कि हम कोई डीलिंग में हम यकीन नहीं रखते, हम वोट को इज्जत देने में यकीन रखते हैं और हम बिल्कुल एक हायर मॉरल ग्राउंड पे खड़े होकर सियासत करना चाहते हैं, वो वाला बयानिया तो अब बिल्कुल खत्म हो गया। मगर इलेक्शन एक अलग किस्म की साइंस है रिदा। इलेक्शन में हम बहुत सारे मामला हैं जो काउंट होते हैं। मसलन हम जानते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा शायद पॉपुलैरिटी मौजूद है इस वक्त भी PTI की, लेकिन PTI का स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। PTI ही मेन कॉन्टेस्टेंट थी PMLN की पंजाब में, और पंजाब ही डिटरमिन करता है कि नेक्स्ट हुकूमत कौन बनाएगा। तो इस वक्त जिस तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया है PTI को, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं नजर आ रहा PMLN को। अगर PTI एक बड़ा चैलेंज पंजाब में नहीं है और PMLN एक बड़ी तादाद में नंबर ले लेती है सीटों का पंजाब से, तो फिर जाहिर है बाकी तरफ वो ऑलरेडी इल्हाक कर रहे हैं कि इस बेसिस पे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी। ठीक, ओके, बहुत पर्टिनेंट पॉइंट आ गया है। इसी पे थोड़ा सा वे फॉरवर्ड आगे लेके जाऊंगी। मसूद साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपसे इसी पे बात करूंगी। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि जी शराजा बिखर गया है, टूट गया है। अब सवाल ये भी है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनाउंस करता है, उस जमात से कोई बात करने की कोशिश करता है, कोई कैंडिडेट आगे आने की कोशिश करता है, किसी को कोई गायब हो जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाता है, आगे के पार्टी से ताल्लुक नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन में जो हुआ, आपके सामने एक निजी यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों निगरान वजीर आजम गए, वहाँ के बच्चे पंजाब में बैठ के इतने क्लियर थे कि वो बात कर रहे थे कराची के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस पे, और बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे थे। तो लोगों को तो क्लैरिटी लग रहा है कि आवाम में तो बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, क्या उनको कुछ अभी तक क्या अंदाजा ही नहीं हो रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है और किस तरफ मामला जा रहे हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसे फरिया अभी कह रही थी ना कि शिराजा बिखर गया है या टूट गया है। yes. तो बिखर गया है, टूट गया है या तोड़ दिया गया है, right. लोग इसको महसूस कर रहे हैं। और जब ये नजर आता है कि जी तोड़ दिया गया है, 20-20 मरतबा जमानतें होती हैं और फिर बंद कर दिया जाता है, एक शख्स जिसे आपने जेल के अंदर ट्रायल भी करना है, इस हद तक है कि उसकी तस्वीर सामने ना आ जाए। तो ये चीजें जब महसूस की जा रही हों, नीचे तक महसूस की जा रही हो, तो बेचैनी बढ़ती है। और इस सूरत हाल में जो भी इलेक्शन होगा, उसमें जो शख्स इस सूरत हाल में जो जीतेगा, वो दरअसल जीतेगा नहीं, वो हारेगा। और ये हार पाकिस्तान को अच्छी नहीं पड़ेगी, सही, क्योंकि जबर के माहौल में अगर महसूस किया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चले, मगर महसूस तो हो रहा है ना, हर सतह पे महसूस हो रहा है। तो इस एहसास को खत्म करने की जरूरत है। और अगर वो ऊपर बैठे अरबाब इख्तियार जिनको ये फैसले करने, वो इस चीज को महसूस नहीं कर रहे हैं, इस चीज को दुरुस्त करना नहीं मुनासिब समझते हैं, तो फिर इसका जो नतीजा होगा माशरे में, सियासत में, और उसका जो नतीजा निकल के आ सकता है खुदा न खास्ता हमारी मईशत के हवाले से, तो वो फिर बर्दाश्त करना होगा। तो इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, लोग मुतमईन हो, एक ऐसा इलेक्शन हो जाए जिसके बाद मुल्क में सियासी चपकलिश खत्म हो जाए, एक हुकूमत आ जाए जो 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करे। वरना क्या, अगली इलेक्शन, अगली जो भी हुकूमत आएगी, कभी ना कभी तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कुछ स्पेस मिलनी है ना। फिर उसके बाद क्या दोबारा से मुजाहरे देखेंगे, दोबारा से हम इंतशार देखेंगे, दोबारा से, क्योंकि फिर बैठना तो उन्होंने भी नहीं है। राइट। तो ये अच्छी सूरत हाल नहीं है। सही। फरिया, वापस आपकी तरफ आऊंगी। आप इसको कैसे देखती हैं कि क्या हमारे मौजूदा सूरत हाल में ख़ासतौर पे उन सियासी जमातों ने जो 80-70 की दिहाई से कर रही हैं सियासत, या चले 80-90 के दिहाई से सियासत कर रही हैं, उन्होंने क्या वाकई कुछ नहीं सीखा? उनको आज भी बस कुर्सी और अपना जो एक लीडर के तौर पे कौम में खड़े होके नाम बनाना है, वही सिर्फ वही इर्द गिर्द की उनकी बात रह गई है, और इससे आगे या पीछे उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि सियासत का एक चक्रव्यूह है, जिसको कह लें, कि वही वापस से घूम घूम कर आ जाता है और वही सारी चीज़ें सबके सामने हैं।
जो ऑपोजिशन में होते हैं जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो खिलाफ हो जाते हैं, जो हुकूमत में वो ऑपोजिशन में जाते हैं तो वो इसी तरह से इंतकाम लेते हैं। तो क्या ये जो इंतकाम दर इंतकाम की सियासत है जिसमें कुछ लर्निंग एस्पेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे वेरी अनफॉर्चुनेटली, तो अभी भी उससे डैमेज ही होगा, जो कि लोग समझेंगे कि नहीं जी ये तो उनके उनके पर्सनल वे में तो शायद उनके लिए बड़ा इनकरेजिंग और उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन जैसे कि मसूद ने भी ये पॉइंट आउट किया कि ओवरऑल सिचुएशन डैमेजिंग होगी। देखिए, अभी से आप नोट करें कि तज्ज़ियाकार ये बात कह रहे हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट शायद बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गुजार सकती थी। हम पार्लियामेंट का तकरीबन सभी लोग जो इन्फॉर्म लोग हैं वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक हंग पार्लियामेंट होगी, कोई किसी की भी शायद ऐसी मेजॉरिटी नहीं होगी कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में हो और अपनी हुकूमत बना सके। सराफा खान अब्बासी PMLN के सीनियर लीडर हैं, आजकल नाराज हैं, लेकिन बाहर आज PMLN को अच्छी तरीके से समझते हैं, रग रग से वाकिफ हैं PMLN की, उनको पता है पंजाब में किस हद तक रीच है। वो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि उनका ख्याल है कि पंजाब में भी PMLN सिंपल मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। तो तमाम इंजीनियरिंग, तमाम आपके समझ लें कि पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और तमाम की तमाम फेवरिज्म के बावजूद अगर आपको अभी भी अलायंसेस की जरूरत है और एक वीक गवर्नमेंट बनेगी तो वो कितने अर्से तक चल सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप ये भी देखिए कि इस वक्त एज सच कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, पार्लियामान में भी नहीं, बिल्कुल इस वक्त भी नहीं है। ऑपोजिशन का बिल्कुल दम टूट चुका है। तो बगैर और जो पिछली पार्लियामान थी उसकी ऑपोजिशन का हाल तो हमने खुद ही देख लिया। हम सब किसी कहते रहे कि जो लीडर ऑपोजिशन है वो फिक्स मैच खेल रहे हैं, उन्होंने PMLN में ही जाना है, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। उसके बाद में वैसे ही हुआ। मसला ये है कि डेमोक्रेसी है ही कंपनी जब तक आपके पास ऑपोजिशन नहीं है। और डेमोक्रेसी का काम ये नहीं है कि आपने सिर्फ हुकूमत करनी है या आपने मिनिस्ट्रीज एंजॉय करनी है या आपने एक दूसरे को सबको मिलाकर गेम खेलनी है। डेमोक्रेसी का काम ये है, यूजली 2 पार्टी सिस्टम होता है, पाकिस्तान में 3 पार्टी सिस्टम हो गया और जगहों पे भी है, मतलब उसका बेसिक मकसद ये होता है कि आप एक पॉलिसी देते हैं जो लोगों की बेहतरी के लिए होती है और उसके अंदर एक फुल फ्लेज्ड ऑपोजिशन होती है जो शैडो बजट लाती है, जो शैडो पॉलिसी देती है, जो आपको शैडो करती है फौरन और साथ साथ देखती है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पैरेलल उसके अंदर पार्टीज के अपने अंदर जमहूरियत चलती है, जहाँ पर हमने बरतानिया में एक जबरदस्त मिसाल देखी, आज ही देखिए बीजे के होम सेक्रेटरी को हटाकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी लग गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो जी पार्टी का अंदाजा रहा हूँ, मैं कैसे इस पोजीशन पर आ सकता हूँ। इट्स डेमोक्रेसी, इट विल वर्क लाइक अ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में ना पार्टी के अपने अंदर जमहूरियत है, ना बाहर कहीं जमहूरियत नजर आती है। लोकल बॉडी का आप हाल देखें कि क्या होता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये एक राउंड सर्कल में घूमने की तैयारी है। हम फिर घूमेंगे, गोल चक्कर खा के फिर वापस दायरा बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। ठीक है। अच्छा मसूद, इसी से बात को आपके पास आऊंगी और आपसे फिर लास्ट कमेंट, फिर फरिया साहिबा से भी लास्ट कमेंट की तरफ जाऊंगी। ये हम देख रहे हैं कि वही हम राउंड एक चक्कर लेके वापस आ रहे हैं गोल दायरे से, लेकिन हम इतने ज़्यादा ये देख चुके हैं कि एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, ठीक है, हर दफ़ा कि जी फ़लाँ गलत है, फ़लाँ की सारी पॉलिसीज़ गलत हैं, फ़लाँ ने कोई काम अच्छा नहीं किया, वो बिल्कुल सर से पाँव तक गलत है, और फ़लाँ अब बिल्कुल ठीक हो गया है, उसमें कोई ख़राबी नहीं रही है और बस अब इसको जो है वो सब मानेंगे। ये एक ऐसा मामला बन गया है अनफॉर्चुनेटली कि इसको जो हमारे यहाँ की जनरेशन है, शायद पुरानी जनरेशन्स तो शायद एक्सेप्ट कर गई, लिक्विडिटी भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, वो करके चली गई, लेकिन अब जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है पाकिस्तान की, वो ये एक्सेप्ट नहीं करती हुई नज़र आती और हकीकतन उनकी राय कुछ और है, जो कि हमें पहले तो कहते थे सिर्फ शायद सोशल मीडिया पे, नो नॉट एट सोशल मीडिया, अब आपने जामियात में भी देखकर रुक करके देख लिया, वहाँ भी देख लिया आपने, स्कूलों में भी देख लिया, कॉलेजेस में भी देख लिया आपने, पब्लिक सर्वे बंद कर दिए इस वजह से कि जी पब्लिक से बात ना हो, तो आपने हर जगह देख लिया, हर जगह एक ही बात है, हर जगह एक ही डिस्कशन है और हर जगह लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये कैसी पॉलिसीज़ हैं कि एक दिन एक बंदा अच्छा हो जाता है, अगले दिन वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, कि उसमें कोई अच्छाई नहीं होती ना। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं मसूद? देखिए, ये एक मजाक उड़ाया जा रहा है, कौम का मजाक उड़ाया जा रहा है, और मैं पहले भी रिदा ये बात कह चुका हूँ कि जिस जनरेशन की आप बात करेंगे ना, ये अब आउटडेटेड है।
ये आउट फैशन हो चुकी है। इसको अंदाजा नहीं है कि ये 80 और 90 की दहाई नहीं है, ये 2000 के बाद की डिजिटल एज की दुनिया है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे, मुझे ऐसा लगता है। और ये कैसी बदकिस्मती की बात है कि अभी 2-3 महीने तक आप कह रहे थे कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। हाँ आज जी, लोटे आपके साथ हैं। हाँ जी, आप कह रहे थे कि जी लाडला 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 की रान हो रही थी, आज लाडले आप बनने को तैयार आपको हो कहा गए। जा रहा है आज जी। हाँ, आप तैयार हैं, हाँ, आप नजर आ रहे हैं, आप Yes. साबित कर रहे हैं, आप वो हरकतें कर रहे हैं कि आप लाडले हैं। यस, और ये अजीब, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, एक बेशर्मी है। बेशर्मी की हद तक जब आप अपने मौक़िफ़ को चंद दिनों में, हफ्तों में तब्दील करेंगे, तो ये जो कौम है, क्या ये बेवकूफ़ है? इसकी याददाश्त कहीं खो जाती है कि डंडा मारने से इसकी याददाश्त आती है? आप क्या समझते हैं? तो असल में ये नुकसान किसी और का नहीं, ये खुद इन सियासी जमातों का है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने आइन बनाया, जिसने हमेशा आइन पर अमल के लिए आप उनके पूरा जो भी दौर उठा के देखें, उन्होंने क्या काम किया? 18वीं तरमीम की, आइन को ठीक करने की कोशिश की, इस तरह के काम किए ना उन्होंने। इंसानी आजादियों के लिए आवाज बुलंद करते थे। उनसे आप तवक्को कर सकते थे कि 2 सूबों में इलेक्शन ना हो और आम इंतखाबात आगे बढ़ जाए और पीपल्स पार्टी कुछ ना बोले। बिल्कुल, उन्होंने अपनी लेगेसी को अपने हाथ से तहे तह कर दिया। एग्जैक्टली यही मैं भी एतिजाज साहब से बात करी थी, बिल्कुल आपसे पहले जी। और यही काम जो नवाज शरीफ साहब ने जीटी रोड पर आकर किया, माफी की मांगी पूरी कौम से और कहा कि मैं इनकलाबी हो गया हूं। हमने भी कहा चले यार, अब समझ में आ गया, अब इनके साथ चलते हैं, अब मामला ठीक हो जाएंगे। आप भी तो लड़ गए, आपने वही सब कुछ शुरू कर दिया जो आप तनकीद करते थे, जिसको आप दूसरों के लिए हराम करते थे, अपने लिए आपने हलाल कर लिया। तो नुकसान आप उठाएंगे इसका। ये कौम आपको देख रही है। ये आखिरी इलेक्शन नहीं है, ये आखिरी कोई मूवमेंट नहीं है सियासी। ट्रू, तो ये नुकसान सिर्फ कौम का, मुल्क का, सबका है। तो आपका भी बड़ा नुकसान है ये। आपका भी बड़ा नुकसान होगा। फिरिया साहिबा, आपसे भी यही सवाल है, सेम इस पे कमेंट कर दीजिए जी। देखिए, ये सारी बातें बहुत आइडियलिज्म की हैं, बट आइडियलिज्म कहाँ से लाए हैं सियासत में, वो भी पाकिस्तानी सियासत में। पीएमएलएन हमेशा से एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात रही है। उसकी हमेशा से पहचान ही ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के को साथ लेकर चलने वाली जमात है। ये बीच में उनका एक फेज आया था, या आप समझिए कि बुखार आया था, जिसमें वो थोड़े अर्से के लिए अपनी जो असल एसेंस है उसके ऑपोजिट चले गए। वो वापस अगर अपनी बेसिक पर आई है, क्या आप उनको क्या समझ रहे हैं आप कि वो खड़े हो जाएं, वो एक दफा दोबारा लड़ाई लड़ने, जबकि उनके साथ 3 दफा लड़ाई लड़ने का नतीजा ये निकला है कि उनको सियासत से आउट किया गया। जेलें उन्होंने भी काटी हैं। ये तमाम लोग जब पिछले इलेक्शन हो रहे थे तो पीएमएलएन की लीडरशिप जेल में थी। बहुत सारे लोगों के ऊपर इसी तरीके से मामला खराब हो रहे थे। उनको फोन कॉल्स जा रही थी कि आप मत जाएं पीएमएलएन के साथ। उनको कहा जा था कि आप सियासी साइड पे हो जाएं। तो ये होता ही है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे अपनी एक जमात को या किसी भी जमात को। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आपके पास हिस्ट्री में सामने लिखा हुआ है कि आपकी इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ नाकामी है, तो आप जितना भी धक्का दें वो ये नाकामी वाली जंग नहीं करेंगे। दूसरी बात, बड़े क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि जो लॉन्ग मार्च हुआ था महंगाई के लिए, जिसमें पीपल्स पार्टी पीएमएलएन दोनों शामिल थी, वो महंगाई कम करने के लिए लॉन्ग मार्च नहीं हुआ था, क्योंकि महंगाई तो पीडीएम की गवर्नमेंट में आसमान को बातें करने लगी। वो अपने आप को हुकूमत में लाने की एक जंग थी। इस वक्त भी सिर्फ अपने आप को हुकूमत में लाने की जंग है। पहले जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा था, उस वक्त भी कहा गया था कि उधर मत तवज्जो कीजिए, हमें लाडला बनाइए। आप क्या किसी और को लाडला बना के बैठे हुए हैं, हम अवेलेबल हैं। तो ये एक मोहब्बत की जंग है जिसमें हर कोई। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बस लास्ट में ये बताइएगा, आपको लगता है कि अब लड़ाई नहीं होगी, यानी कि अब जो मोहब्बत चली है उसका नतीजा भी मोहब्बत ही होगा आखिर में? मैं दुआ कर सकती हूँ कि ना हो, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करती कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरियादरी साहब आपका, मसूद अजहर साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान रजा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।